अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी में इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिसका साहित्य प्रकार है रेखा चित्र, स्वाध्यायपोथी कार्य भाग 2 देखेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने प्रश्न 6 के सवाल नंबर 4 तक देख लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 6 का सवाल नंबर 5 देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, 5वां सवाल है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। इसका उत्तर है, दीक्षांत समारोह यानी डिग्री जब दी जाती है, हम ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में हमें डिग्री दी जाती है, उसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र यानी लोकशाही होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान यानी हमारा जो कायदे कानून है, उसके द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। विद्यार्थी मित्रों, हम देखें अब सवाल नंबर 6। इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण यानी अच्छे गुण ग्रहण कर सकते हैं। इसका उत्तर है, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनकी जो ऊंचाई थी वो कैसे थे, वो छोटे नाटे कद के थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से यानी किसी भी फल की आशा के बिना करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी भी हो, यह आवश्यक है। इस प्रकार शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्र, अब हम आगे देखें प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कथनों का आशय, उसका आशय क्या है वो हमें स्पष्ट करना है। पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। इसका आशय क्या है इस कथन को कहने का? इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की, यानी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसे नकारा। फल पाने के लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। इसी प्रश्न में सवाल नंबर 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, यानी महात्मा गांधी के बिल्कुल नज़दीक था, मिलता जुलता था। इसका उत्तर है, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। सवाल नंबर 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इसका उत्तर है, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आगे देखें विद्यार्थी मित्रों,
प्रश्न नंबर 9, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ में जो शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में उसका अर्थ ढूंढकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखना है। सबसे पहले शब्द है रीढ़, उसके बाद अमीट, उसके बाद आधारशिला, उसके बाद अंडरलाइन है खाद, उसके बाद पल्लवित, उसके बाद सौरभ और सबसे आखिरी लाइन में है सभ्य। अब इन शब्दों को क्या अर्थ होते हैं उन अर्थों को हमें खोजना है। तो यहाँ पर रीढ़ यानी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं, बराबर। करोड़रज्जु जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, તો અહીંયા रीढ़ એટલે मेरुदंड। अमीट अटल, आधारशिला नींव, खाद जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने का पदार्थ, यानी जब हम खेतर में खाद डालते हैं तो उस खाद से क्या होती है, फसल अच्छी तरह से होती है, खातर जेने આપણે કહીએ છીએ। पल्लवित यानी विकसित, सौरभ सुगंध, सभ्य शिष्ट। अब इन शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम होगा अटल सबसे पहले, उसके बाद ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, उसके बाद नींव, फिर मेरुदंड, उसके बाद विकसित, उसके बाद शिष्ट और आखिर में सुगंध। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखें प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। आपने जो अव्यय छांटे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर पहला वाक्य है आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो आज के नीचे अंडरलाइन है, ये क्या है, आज ये अव्यय है। और ये कौन सा वही अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। इसका वाक्य बनेगा हम आज घूमने जाएंगे। दूसरा वाक्य है अंजलि सोनल के आगे बैठी है। आगे के नीचे अंडरलाइन है, आगे क्या है, अव्यय है। इसका कौन सा प्रकार है, संबंध बोधक। और इसका वाक्य बनेगा गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। तीसरा वाक्य मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही है। और के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, यह कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका वाक्य होगा सोनल और मीना सिनेमा देखने गई हैं। चौथा वाक्य अरे ये क्या कर रहे हो। अरे के नीचे अंडरलाइन है, अरे भी क्या है, अव्ययी। इसका प्रकार कौन सा है, विस्मयादि बोधक। हमें विस्मय होता है, नवाई लगती है, इसलिए यहाँ पर अरे उसके बाद उद्गार चिन्ह है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसका वाक्य अरे विजय तुम यहाँ कैसे। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ कूच की, चलते हुए निकले वो गांधी अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी तक। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धारासणा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। आगे देखें अब विद्यार्थी मित्रों, हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में। हिंद छोड़ो आंदोलन 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेज़ों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन ही भारत की स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। आगे हम देखें विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 13, महापुरुष और उनके
नारों की जोड़ियाँ मिलाइए। कौन से महापुरुष ने कौन सा नारा दिया, उसकी जोड़ी मिलानी है। सबसे पहला गांधी जी, उनका नारा है करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस, उनका नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया, जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया आराम हराम है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो ये नाम स्पष्ट हो जाएंगे। ज़रा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। यहाँ पर नाम, जहाँ पर एक एक वर्ण खोटा था वो हमने लिख के क्रांतिकारियों के नाम खोजे हैं। तो यहाँ पर अ लिखा तो क्या हुआ, अजीत सिंह बराबर। यहाँ पर अमीर चंद। इस प्रकार ये जो क्रांतिवीर है, इन क्रांतिवीरों के 10 नाम यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला अजीत सिंह, अमीर चंद, तीसरा सावरकर, चौथा यशपाल, पांचवा राम प्रसाद बिस्मिल, छठा सचिंद्र सान्याल, सातवां चंद्रशेखर आज़ाद, आठवां बटुकेश्वर दत्त, नौवां भगत सिंह और 10वां मंगल पांडे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसकी PDF से बाकी के जो ये प्रश्नोत्तर है वो आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। थैंक यू।